हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम आरईसी का रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स एंड गैस रेफ्रिजरेशन टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस आरईसी सीरीज पे 4 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने VARS, VCRS और बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पे क्वेश्चन करवाए हैं। सो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं, ओके। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल एक कंप्रेसर का थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मैच करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, ओके। अब देखो कंप्रेसर के बारे में है तो थोड़ा बहुत मैं टाइप्स जो है इसका बारे में बता देता हूँ। एक होता है आपका हर्मेटिकली सील्ड, ओके, और एक होता है आपका सेमी हर्मेटिकली सील्ड, और एक होता है ओपन टाइप का, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो है आपका कंप्लीट सीलिंग होता है। जो भी कंपोनेंट होता है कंप्रेसर का वो कंप्लीट किसी केसिंग से इनक्लोज होता है, और इसके अंदर से कोई भी जो रेफ्रिजरेंट एंड ऑल होता है वो लीकेज नहीं हो पाता, ओके। तो इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है कि इसके अंदर से कोई भी रेफ्रिजरेंट का लीकेज नहीं होता है, जिससे कि इन्वायरमेंट में हमारा पॉइजनस जो रेफ्रिजरेंट होता है या फ्लेमेबल जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किसी टाइप का हानि नहीं पहुंचाता, ओके। तो वो सबसे बड़ा सेफ्टी पर्पस होता है इस हर्मेटिकली में, ठीक है। बट इसमें एक इशू डिसएडवांटेज इसका बोल सकते हो ये होता है कि आप इसको जब ठीक करना हो या फिर मेंटेनेंस करना हो तो उसके लिए आपको कंप्लीट यहाँ पे सेटअप को ओपन करना पड़ेगा, तब होगा। मतलब इसका मेंटेनेंस जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके। सेम चीज इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए सब क्या किया गया, सेमी हर्मेटिकली बनाया गया। इसमें क्या किया है कि रिमूवेबल टाइप का लगा दिया, ठीक है, ओके। रिमूवेबल टाइप का मतलब जैसे यहाँ पे आपका सभी कंपोनेंट है, नीचे इसका एक बेस बना दिया और एक कवर टाइप का लगा दिया जाता है, जिसको मेंटेनेंस के टाइम पे सिंपल यहाँ से ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी सील्ड रहता है बट ये रिमूवेबल टाइप होता है। बट यहाँ पे ये रिमूवेबल टाइप नहीं होता है, इसको अच्छे से सील अप किया रहता है, ठीक है, यहाँ पे। और ओपन टाइप में है कि आपका सब सभी कंपोनेंट जो है ऐसे ही रहता है, इसमें कोई सीलिंग नहीं रहता, ये ओपन रहता है। अब इन तीनों में से ओपन है, सीलिंग है, इन तीनों में से एक चीज़ आप कोरिलेट कर सकते हो कि हीट जनरेशन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट सीलिंग है आपका, तो इसका मतलब जो भी इसका कंपोनेंट जब रन करेगा तो यहाँ पे हीट जनरेशन होगा और हीट यहाँ पे डिसिपिटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका ये एक भी डिसएडवांटेज होता है। सेम चीज़ इसमें भी होता है, बट इसके केस में देखो, जब भी हीट यहाँ पे जनरेट होता है किसी भी कंपोनेंट के चलने से, तो यहाँ पे उसका हीट जो है इन्वायरमेंट में इजीली डिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आपका एडवांटेज है, ओके। और इस टाइप का जो कंप्रेसर होता है हर्मेटिकली या सेमी हर्मेटिकली, इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है, ओके। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है और एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देख लो यहाँ पे कैपिलरी तो नहीं होगा, बोथ कंप्रेसर एंड मोटर इनक्लोज इन सेल एंड केसिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। सेमी हर्मेटिकली का मैंने क्या बताया, रिमूवेबल होता है, ओके। तो यहाँ थर्ड में देखो, बोथ कंप्रेसर एंड मोटर इनक्लोज इन अ सेल और केसिंग विथ अ रिमूवेबल सिलेंडर, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर द सेमी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप ये कैपिलरी तो होगा नहीं, तो ये इसका ये वाला हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राइविंग मोटर इज नॉट इनक्लोज। मैंने बोला कि इसमें इनक्लोज नहीं होता है इन ए सेल और केसिंग एंड कनेक्टेड टू द शाफ्ट मूव ड्राइविंग द कंप्रेसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और सिंपल सा कैपिलरी ट्यूब में आपका क्या हो जाएगा, एक्सपांसर डिवाइस। कैपिलरी ट्यूब एक आपका एक्सपांसर डिवाइस होता है जो जिसमें कि थ्रॉटिकल प्रोसेस होता है, सॉरी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ऑप्शन मैच करोगे तो आपका ये बी मैच कर जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो बोला गया है इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पीरियोडिक डीफ्रोस्टिंग, ठीक है। डीफ्रोस्टिंग क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे कोई एक्सपांसन डिवाइस है, जैसे यहाँ पे एक्सपांडर है, ठीक है। एक्सपांडर में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जो है लो होता है। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर अगर आपको -25 में लेके जाना है तो इसका उससे भी कम होता है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर आपका रेफ्रिजरेंट में वाटर है तो वो क्या होगा, जीरो के बाद क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। तो यहाँ पे इसके वॉल पे जो है आपका आइस बनने लगेगा, ठीक है। तो अब जब आइस बनने लगेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉस्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग।
और जब इस आइस को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं डीफ्रॉस्टिंग। अब इन दो फ्रॉस्टिंग होने से क्या आपका डिसएडवांटेज है कि जैसे ही फ्रॉस्टिंग होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हीट जितना कंडक्ट होना चाहिए, हीट तभी होता है ना, यहाँ रेफ्रिजरेटेड स्पेस से ही तो आता है इवेपोरेटर में, तो ये इसका एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर जो है वो आपका कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रॉस्टिंग की वजह से जो भी आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, रेफ्रिजरेंट आपका सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर लो, कॉजेज कोरोजन ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्टिंग की वजह से क्या क्या होता है, मटेरियल का कोरोजन होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। रिड्यूस हीट एक्सट्रैक्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे देखो पार्शियली ब्लॉकेज द रेफ्रिजरेंट फ्लो, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है, तो डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें दोनों ऑप्शन आपका सही होने के चांसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका थियोरेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन ए रेफ्रिजरेटर सिस्टम इज स्टार्टेड फ्रॉम एम्बिएंट कंडीशन, evaporator temperature decreases from the ambient temperature to design value. This period is as pull down period, the power requirement of the compressor during, तो ये वाला जो पीरियड होता है पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्रेसर वाला, इन द केस ऑफ द पुल डाउन या फिर पुल अप, ये आपका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इनिशियली ये इंक्रीज करता है और फिर बाद में आपका डिक्रीज होने लगता है। ओके, एक इवेपोरेटर टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये आपका ऑप्टिमम पे जाएगा पावर, और फिर उसके बाद जो है डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ ए थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। जब हम एक्सपांसन करते हैं, एक तो आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, बट आपको थ्रोटलिंग से नहीं करना है, तो आप एक दूसरा होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। तो उसमें जो मेन इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपांसन करने का, वो आपका डिग्री ऑफ सुपर हीट इन इवेपोरेटर, ठीक है, ये वाला होता है ऑप्शन। तो यहाँ से आपका 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें पूछा गया कि विंडो एयर कंडीशनर द एक्सप्रेशन डिवाइस इज यूज्ड। विंडो एयर में जो है हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, एक्सपांसन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा सिंपली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इन एंथैल्पी ट्यूब डिक्रीजेज ड्यू टू, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो प्रेशर आपका डिक्रीज होता है वो इरिवर्सिबिलिटी के वजह से होता है। इसमें जो भी फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट होता है जब पासेस करता है कोई भी फ्लूइड, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ट्यूब वॉल, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब फिर उसका देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द ट्यूब, ये भी आपका रीजन होता है। तीसरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ट्यूब, नहीं, हीट ट्रांसफर ट्यूब से कितना हो रहा है, ये आपका प्रेशर डिक्रीज का रीजन नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 एंड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया द प्रेजेंस ऑफ एयर इन ए कंडेंसर, ठीक है। अब आपका कंडेंसर में अगर क्या हो जाएगा एयर, जैसे ये आपका मान लो सिंपल सा कंडेंसर हुआ, जिससे आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट आएगा कहाँ से, वो आपका आएगा कंप्रेसर से। ओके, ये मान लो मैंने एक कंप्रेसर बना दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हम कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, ये एयर के फॉर्म में होता है, मतलब सॉरी यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर इस गैसियस फॉर्म में अगर आपका एयर आ गया मान लो, तो एयर यहाँ पे कंडेंस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, जो भी यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है, इसका आउटपुट वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा। अब रेफ्रिजरेंट तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपका एयर लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता है, ठीक है। एयर का कोई लिक्विड फॉर्म ही नहीं होता है, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका कंडेंसर का इफिशियंसी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि एयर जो है थर्मल कंडक्टिविटी इसका बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज के लिए क्या होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ से कंडक्शन, हीट का जो कंडक्शन होता है वो भी आपका डिक्रीज होता है, तो ओवरऑल आपका इफिशियंसी कम हो जाता है कंडेंसर का। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑयल सेपरेटर लगाते हैं। ओके, ऑयल सेपरेटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे बनता है, और एक क्वेश्चन तो आपका एयर क्यों हम यहाँ पे निकालना पड़ता है, एयर आने से क्या इशू होता है कंडेंसर में, इससे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इंक्रीजेज द प्रेशर इन द कंडेंसर एंड डिक्रीजेज द कंडेंसिंग कोएफिशिएंट। अब ये वाला तो टर्म डेफिनेटली सही है आपका, डिक्रीजेज द कंडेंसिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा देखो कहीं पे इंक्रीजेज ये नहीं होगा, इंक्रीजेज प्रेजेंस इन द कंडेंसर एज वेल एज द कंडेंसिंग, ये भी नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होता है। डिक्रीजेज प्रेशर इन द कंडेंसर एज वेल एज कंडेंसिंग कोएफिशिएंट, और यहाँ पे भी डिसेंडिंग बोल रहा है। दो टर्म आ गया, दोनों में डिसेंडिंग है। अब देखते हैं कि ये डिक्रीज
द प्रेशर इन द कंडेंसर, इसका कैसे होगा? अब देखो जैसे ही आपका, मैं पहले मान लो यहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फ्लो होगा। ओके, अब सिंपल सा अगर यहाँ पे एयर आ जाएगा तो मतलब यहाँ पे रजिस्ट करेगा। अब एयर आएगा, रजिस्ट करेगा, और एयर की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज द प्रेशर इन द कंडेंसर। ओके, तो योर ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड व्हेन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम हैज टू हैंडल ए रेफ्रिजरेंट। रोटरी का तब हम यूज करते हैं जब हम लार्ज स्पेसिफिक वॉल्यूम और लो प्रेशर डिफरेंस के लिए। सिंपल सा, पहले आपको रोटरी के बारे में पता हो कि जहां पे भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो या तो फिर रोटरी कंप्रेसर हो, वो हम मिनिमम प्रेशर डिफरेंस के लिए करते हैं। जहां पे हमारा प्रेशर डिफरेंस, जैसे हमें P1 से लेके P2 तक कोई लिक्विड को पहुंचाना है, तो यहाँ पे हम, अगर ये प्रेशर डिफरेंस अगर मिनिमम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रोटरी का यूज करेंगे। ठीक है, मिनिमम प्रेशर डिफरेंस, मिनिमम डेल पी और हाइयर फ्लो रेट। ठीक है, हाइयर फ्लो रेट के लिए हम रोटरी का यूज करते हैं। और आपका मैक्सिमम डेल पी, अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है और लो फ्लो रेट चाहिए, तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये मेरा राइटिंग अभी सही नहीं हो रहा है, एक्चुअली मैंने न्यू पैड लिया है, सो दैट्स ओके, तो धीरे धीरे हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यूज ऑफ द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इन ए पेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजल्ट इन। तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा, मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। तो डिक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब हम कंप्लीटली सील कर देते हैं तो उसके केस में हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आपका कैपिलरी ट्यूब थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा सिंपली। और एक और हमने देखा था, विंडो एसी में भी कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। अब देखो, एयरक्राफ्ट जो है हमारा, आपको सबको पता होगा कि इसका वेट जो है कम रखा जाता है, इसीलिए इसको एल्युमिनियम एलॉय एंड ऑल का बनाया जाता है, इसका जो भी बॉडी पार्ट होता है। तो सिंपल, जब हम इंजन बनाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा लॉजिक ये होता है कि इंजन का जो वेट होना चाहिए कम होना चाहिए, मतलब हमें पावर भी मिलना चाहिए और वेट भी कम हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम जो है कम इफिशियंसी वाला एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये है, इसका इफिशियंसी जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू VCRS एंड ऑल। बट फायदा यहाँ पे ये है कि अगर आपको 5 टन का मान लो कूलिंग लोड चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कम पावर में ही, ठीक है, सॉरी कम पावर में नहीं, यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगा इतने टन जनरेट करने के लिए, उसका वेट जो होगा एज कंपेयर टू VCRS साइकिल के कंपोनेंट वाला रेफ्रिजरेटर के कंपेयर में कम होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको, इस वाले साइकिल को यूज करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी आपका बहुत सारा होता है। ठीक है, जैसे एक बूट स्ट्रैप साइकिल होता है, एक रीजनरेटिव एयर साइकिल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर रहते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल में अपना नहीं देखेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो सिंपली अभी के लिए आप ये जान लो कि लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ द एयर इनसाइड द कंडेंसर। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रिमेन एज नॉन कंडेंसेबल गैस, डेफिनेटली ये होगा, एयर कंडेंस नहीं होता है। रिड्यूस द कंडेंसिंग कोएफिशिएंट, ये भी डेफिनेटली सही है। टेंड टू क्लिंग द सरफेस, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सरफेस से चिपकने की कोशिश करता है। तो यहाँ से आपका 12 का जो है ऑप्शन 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 4 भी है। इंट्रोड्यूस लार्ज थर्मल रेजिस्टेंस, ये भी हमने डिस्कस किया, तो ये भी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बेल कोलमैन साइकिल का है। इसमें देखते हैं, इन बेल कोलमैन साइकिल रेफ्रिजरेशन प्लांट कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ एयर आर एसिंट्रोपिक। ओके, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग एंड लिविंग द एक्सपांडर आर 300 एंड 180 केल्विन। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग एंड लिविंग द एक्सपांडर। एक्सपांडर आपका कहाँ पे लगा रहता है, तो ये आपका यहाँ पे एक्सपांडर लगा रहता है। ये आपका क्या होगा, सिंपल जूल साइकिल हो गया। तो ये आपका एक्सपांडर होता है ये वाला। तो यहाँ का हमें कितना टेम्परेचर, ये वाला 300 दिया हुआ है और ये वाला हमें 180 दिया हुआ है। ये आपका TS डायग्राम है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, COP ऑफ द प्लांट निकाला है। तो COP का फॉर्मूला जो आपका होता है सिंपल 1/RP टू द पावर गामा -1 टू द पावर गामा -1, ये होता है। अब देखो इसका सिंपल सा एक रिलेशन आपका क्या होता है, ये आप सबको पता होगा, सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस का ये है।
P2 अपॉन P1 इक्वल टू RP का यहाँ पे जो भी हो गामा माइनस वन अपन गामा इक्वल टू ये V1 अपन V2 के पावर गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो है ये वाला टर्म रखना है और हमें ये दिया हुआ है, तो हम सिंपल ये नहीं रख के इसके इक्वल टू इक्विवेलेंट में ये रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/300 अपॉन 180 माइनस वन। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो यहाँ से आपका 5 माइनस 3 हो गया इंटू या 3 हो जाएगा, तो 3/2 1.2। ठीक है, तो ये COP विल बी द ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है। ओके, पहला है हमारा बेल कोलमैन साइकिल। बेल कोलमैन साइकिल के बारे में आप सबको पता होगा। ऊपर में हम कूलर लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा रहता है कंप्रेस करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर लगा रहता है और ये यहाँ पे इसमें थ्रॉटलिंग वाल्व की जगह क्या लगा रहता है, एक्सपांशन सिलेंडर। ओके, तो VCRS में यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि ये कंडेंसर होता है और यहाँ पे आपका इवेपोरेटर तो होता ही सेम ही होता है। यहाँ पे बस थ्रॉटलिंग वाल्व होता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व होता है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ये और ये डिवाइस में होता है। ओके, यहाँ पे ये वर्क जनरेटिव डिवाइस होता है और थ्रॉटलिंग के केस में आपका सिंपल इंथैल्पी वाला होता है, मतलब इंथैल्पी प्रोसेस जो है उसमें कांस्टेंट होता है, मतलब वर्क जो है जीरो होता है यहाँ पे। ठीक है, वर्क कोई आउटपुट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेल कोलमैन साइकिल जो हमारा एक्सपांशन सिलेंडर इससे मैच करेगा, तो ये पहला का आपका एक हो जाएगा। दूसरा आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल का यूज करके आप रेफ्रिजरेटर बना सकते हो और हीट पंप भी बना सकते हो। ओके, तो आपका ये इसका हो जाएगा ये वाला बी वाला। ओके, अब फिर यहाँ पे देखते हैं तीसरा है मिल्क चिलिंग प्लांट। तो मिल्क चिलिंग प्लांट में जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वहाँ पे ब्राइन होता है। ओके, फिर उसके बाद है सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेटिंग साइकिल। देखो सुपर हीटिंग में COP आपका इंक्रीज भी हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट कैसा है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले इन तीनों के अकॉर्डिंग से हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ यही वाला मैच करेगा, तो यानी डी का जो इसमें मैचिंग दिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, डिक्रीज ऑफ COP। तो अपने मन से आप नहीं लगा सकते हो कि COP इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन COP। सो योर ऑप्शन विल बी सी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल सा है और ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द हीट रिजेक्शन रेशियो एंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 2100 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, पहले तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, RE का वैल्यू 2100 किलो जूल पर मिनट। ओके, तो यहाँ से हम 2100 अपॉन क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पर किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देन हीट रिजेक्टेड अक्रॉस द कंडेंसर एंड COP। कंडेंसर के अक्रॉस वो कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है और इसका COP क्या है। देखो हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे ये कंडेंसर हुआ। ओके, ये कंडेंसर हुआ तो यहाँ से QE हीट रिजेक्ट करेगा, ये आपका कंप्रेसर होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है आपका इवेपोरेटर होता है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड रेशियो जो है यहाँ पे QA मैं दे रहा हूँ, तो आपका HRR जो होता है वो QE अपॉन QA होता है। ठीक है, सिंपल बीच में डिवाइड कर दो, तो ये आपका HRR होता है। ठीक है, और इनका रिलेशन COP से अगर करो तो एक और अच्छा रिलेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, अभी पता चल जाएगा, 1+1/COP। ठीक है, इसका भी हम ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। तो अब यहाँ पे हमें पूछा क्या रहा है, पहले हीट रिजेक्टेड अक्रॉस द कंडेंसर, मतलब हमें QE के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हमें जो है 2100 किलो जूल पर मिनट क्या हुआ है, QA दिया हुआ है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है। तो सिंपल आपका HRR का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2, और यहाँ पे QE का वैल्यू आपको निकालना है, और QA आपको दिया हुआ है 2100। अगर किलो जूल पर सेकंड में निकालना होगा तो उससे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका आंसर जो है किलोवाट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42 किलोवाट। तो ये क्या आ गया हमारा, QE रिजेक्टेड आ गया। दूसरा हमें पूछा क्या गया था, COP निकालना है। इस फॉर्मूला पे रखो, यहाँ पे ये 1.2 दिया हुआ है, 1 को इधर करेंगे तो 0.2 हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करो तो 1/0.2, फिर ऊपर में ये 10 = 5। ओके, तो ये आ गया आपका इसका COP 5।
अब ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आरसी यानी ये दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब इसमें दिया हुआ है 1 टन, इसका मतलब 3.51 किलोवाट। ओके, कैपेसिटी दिया हुआ है तो ये किलोवाट में होगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीट रिजेक्शन रेशियो ऑफ कंडेंसर एचआरआर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, द सीओपी ऑफ द प्लांट। प्लांट का सीओपी निकालना, सेम इस वाले फॉर्मूला पे पुट करो, 1.4 माइनस आपका 1 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 1 अपॉन 0.4 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से आपका 2.5 हो जाएगा आपका क्या, सीओपी। तो योर सीओपी विल बी 2.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बोला गया। इन अ बेल-कोलमैन रेफ्रिजरेशन प्लांट, एयर enters द कंप्रेसर एट ए प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंट्री पर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया हुआ है। इट इज देन कंप्रेस्ड टू ए प्रेशर ऑफ 5 बार, मतलब आपका प्रेशर रेशियो 5 है। एयर इज देन कूल्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका T3 हो जाएगा। देन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है थियोरेटिकल सीओपी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, तो पहले इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिंपल सा बेल कॉनवेंट साइकिल बना लो। ये बेल कॉनवेंट साइकिल हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। यहाँ पर का हमें दिया हुआ है ये 1 बार में 1 बार दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स 283 केल्विन। ओके, और इसका प्रेशर रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पे, आपका प्रेशर जो है वो 5 बार दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब हमारा प्रेशर रेशियो 5 हो जाएगा। और T3 जो है ये वाला टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेल कोलमैन साइकिल। एंड अब जो है इसमें सबसे पहले हमें सीओपी निकालना है थियोरेटिकल। तो सिंपल सीओपी का जो फॉर्मूला होता है आप वो वाला पुट कर दो बेल कॉन्वेंट साइकिल के लिए। ठीक है, ये सब आप सबको पता होना चाहिए। सीओपी का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आरपी टू द पावर गामा माइनस 1, ये गामा और माइनस 1। ओके, तो यहाँ से आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 0.4 अपॉन 1.4 माइनस 1। एयर है तो हमेशा 1.4 ही होगा, या तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको क्या है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप 1.4 लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सीओपी आ जाएगा 1.712। ओके, ये आपका आया थियोरेटिकल सीओपी। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो हमने फार्मूला पुट किया, ये वाला फार्मूला ये सिर्फ और सिर्फ आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए है, जब यहाँ पे ये कंप्रेशन और ये एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक हो तब। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड केस में देखो, यहाँ पे चेंज हो गया है एन का वैल्यू, इसका मतलब ये आइसेंट्रोपिक नहीं है। ओके, तो इसमें ये वाला फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ओके, अब पहले हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं। सेकंड में हमें लग गया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। ओके, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 4 से 1 वाला प्रोसेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल अगर हम Q इक्वल टू एम सी पी T1 माइनस T4 कर देंगे तो यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपका Q का वैल्यू mCp डेल्टा T होता है। अब ये T1 आपको पता है और T4 आपको निकालना है, तो T4 हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे करके, T4 अपॉन T3 इक्वल टू यहाँ से कर लेंगे सिंपली प्रेशर रेशियो। ठीक है, तो ये 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा बिकॉज यहाँ पे हम अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का प्रेशर अपॉन यहाँ का प्रेशर। ओके, और ये गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यहाँ से करेंगे 1/5 और ये हो जाएगा आपका 0.4 अपॉन 1.4। तो यहाँ से T4 का वैल्यू आप T3 इधर ले जाके कल मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से T4 का वैल्यू आपका आ जाएगा 188.15 केल्विन। ओके, ये T4 आ गया, और सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दो। M का वैल्यू जो है हमें 1 रखना है बिकॉज यहाँ पे पर केजी बोला गया। ओके, तो ये 1 इंटू CP का वैल्यू हमें दिया हुआ है 005, और यहाँ से T1 माइनस T4, T1 का वैल्यू 283 दिया हुआ है और T4 का वैल्यू 188.15। ओके, तो यहाँ से आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 95.3214 किलो जूल पर केजी में। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। अब देखो दूसरे केस में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे
1.35 दिया हुआ है, मतलब कंप्रेशन, ये कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1.35 और यहाँ पे हमें क्या है n इक्वल टू 1.3। इट मीन्स आपका जो प्रोसेस होगा इरिवर्सल होगा, कुछ इस टाइप का होगा। देख रहे हो आप ये कर्व, ये आइसेंट्रोपिक नहीं है, ये आपका सिंपल इरिवर्सिबल वाला प्रोसेस है जिसमें इंट्रोपी चेंज हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्सपांसन वाला। तो अब आपको इस वाले टर्म में अगर कुछ भी निकालना है, सीओपी निकालना हो या फिर डिजायर्ड इफेक्ट निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, वर्क निकालना हो, तो आप सिंपल यहाँ पे टेम्परेचर को फॉलो करते हुए निकालेंगे। मतलब हर पॉइंट का टेम्परेचर निकालो, सीओपी निकालना है तो जो सीओपी का यूनिवर्सल फार्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, ये पुट करके निकलेगा आपका, इस वाले फार्मूला पे नहीं निकलेगा। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं अपन। मैं इस डायग्राम को यहाँ से निकाल देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे T2, एक बार और इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 T2 निकालते हैं सबसे पहले। तो T2 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा T1 RP हमारा 5 दिया हुआ है, गामा माइनस 1 अपन गामा। ओके, T1 का वैल्यू हमें 283 है और ये 5 हो गया एंड ये हो जाएगा आपका 0.4 अपॉन 1.4। तो यहाँ से आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा 429.537 केल्विन। ओके, एंड देन हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ पे, ये तो हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 और हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा T4 का वैल्यू क्या आ जाएगा T3 यानी 298 इंटू यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1/5 और ये 0.4 अपॉन 1.4। तो यहाँ से आपका T4 का वैल्यू आ जाएगा 205.549 केल्विन। अब यहाँ पे टेम्परेचर देख लो और आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ से कि यहाँ पे जो उस समय टेम्परेचर आ रहा था 180 आ रहा था, ठीक है, 188 के अप्रॉक्स आ रहा था और यहाँ पे 205 आ रहा है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हमें ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपांसन जो है वो कम हो रहा है, ये एक्सपांसन प्रोसेस कम हो रहा है और यहाँ पे एक्सपांसन ज़्यादा हो रहा था। मतलब यहाँ पे अगर कूलर लगा हुआ है तो ये कूलर यहाँ पे कम वर्क दे रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाला, बिकॉज प्रीवियस में जो था वो एसेंट्रोपिक प्रोसेस था और यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है आपको, कंप्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो चेंज है। ओके, तो फाइनली हमें T2 पता चल गया, T4 पता चल गया, T1 ऑलरेडी 283 दिया हुआ है। ओके, और T3 298। अब आपको क्वेश्चन में जो भी बोला गया है वो आप निकाल सकते हो। सीओपी का वैल्यू आपको बोला गया है तो सीओपी आप सिंपल जो है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। डिजायर इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म सिंपल सा हो जाएगा। ओके, और वर्क, वर्क देखो यहाँ पे ध्यान देना, आप ये वाला वर्क सिर्फ नहीं देख सकते, यहाँ पे ये वाला वर्क भी आपको देना पड़ेगा। मतलब ये आपका जो है नेगेटिव वर्क है और ये आपका पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वर्क इनपुट होगा इसमें से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इससे लिए आप पहले ये करना कि यहाँ पे W12 निकाल लेंगे हम। ओके, ये सिंपल आपका n/n-1 P1 V1 माइनस P2 V2 होता है। इसी को आप MRT1 माइनस MRT1 MRT2 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे 1.35 अपॉन 1 माइनस 1.35 माइनस 1, यहाँ पे T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये 283 है और यहाँ से आपका 429.537 और R का वैल्यू 0.28। तो यहाँ से हमारा वर्क W1 आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आपको आएगा ये 162.216 आ जाएगा। ओके, ये किलो जूल पर केजी मारा है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप W34 भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 1.3 हो जाएगा और ये 1.3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका T3 माइनस T4 होगा, ठीक है। यहाँ पे T3 जो है वो आपका ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 298 और ये आपका हो जाएगा 205.549। ओके, और यहाँ पे R का वैल्यू रख दो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 114.978। अब यहाँ से नेटवर्क डन निकाल दो, इसमें माइनस इसको करके और आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका सीओपी आएगा वो आपका हो जाएगा 1.6395। पहले वाले से देखो सीओपी क्या आया कम, और डिजायर इफेक्ट आपका यही वाला हो जाएगा सिंपल 283। ये 283 माइनस ये 4 जो था आपका 205.549, ठीक है। इसमें आप सिंपल सीपी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका डिजायर इफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ से आ गया।
और सेकंड केस में हमें रेफ्रिजरेशन पर इफेक्ट, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर इंटर कंप्रेसर एट प्रेशर ऑफ 0.1 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर, तो T1 और P1 हमें दिया हुआ है। इट इज देन कंप्रेस टू ए प्रेशर ऑफ 0.3, तो यहाँ पे प्रेशर रेशियो 3 दिया हुआ है आपको, विथ एन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी 72%, ठीक है। इस बार आइसेंट्रोपिकली नहीं हो रहा है, ये इफिशियंसी कुछ ना कुछ है, ठीक है। इट इज देन कूल्डेड टू टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको कूल्डेड किया जाता है और हमें ये T3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है कूल्डेड टू ए टेम्परेचर, अगर कूल्डेड बाय रहता तो जो T2 होता उसमें से -55 होता, यहाँ पे 2 है तो मतलब हम लेके जा रहे हैं 55 तक, ओके। इट इज देन फर्दर एक्सपेंडेड टू ए प्रेशर ऑफ 0.1 विद इन एन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी, तो कूलर का इफिशियंसी हमें दिया हुआ है। Assume air to be an ideal gas and lower temperature air absorb a cooling load 3 tier, हमें यहाँ पे कूलिंग लोड दिया हुआ है, तो पहले हमें COP निकालना है, देन मास फ्लो रेट निकालना है, देन पावर कंजम्पशन, ओके। तो सिंपल है, 1 बाय 1 करके निकालते हैं। इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा COP वाला, वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, बिकॉज ये जो है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वाला कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जो है इरिवर्सल प्रोसेस है और कुछ ना कुछ हमें इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा, और इसमें जो आपका मैं ये दिखा देता हूँ कि कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा अगर यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जो पहला तो यहाँ पे होगा आपका ये वाला, और एक आपका यहाँ पे ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ का डिटेल दिया हुआ है, और ये 0.1 मेगापास्कल है और ये 0.3 मेगापास्कल है, मतलब आरपी हमें दिया हुआ है, आरपी 3 दिया हुआ है, ओके। और यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 276, ठीक है, केल्विन में, और ये 0.1। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ का टेम्परेचर निकाल लेते हैं, T2, ओके। T2 निकलेगा, और यहाँ पे उसके बाद इसको 2 डैश ले लेते हैं, और ये 4 है तो इसको 4 डैश ले लेते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है, हमें ये T2 डैश निकालना पड़ेगा और 4 डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर हमें COP निकालना है तो उसके लिए हम डिजायर इफेक्ट निकालना पड़ेगा और वर्क इनपुट निकलेगा, ठीक है। डिजायर इफेक्ट हमारा एक्चुअल वाला सिर्फ और सिर्फ इतने बीच में होगा, और जो वर्क इनपुट होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, ना कि ये वाला। बट T2 निकालने के लिए हमें यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है 0.72, ठीक है, 0.72, और यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है 0.78, ओके। तो पहले हम जो है सिंपल एडियाबेटिक वाला रूल से जो होता है आपका ये T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर गामा -1 गामा, तो इसका यूज करके हम T2 निकालेंगे, एंड देन इफिशियंसी वाला फार्मूला यूज करके, इफिशियंसी का सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे रखेंगे 7.2, और यहाँ पे कंप्रेसर है, और ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो आराम से आप क्या करो, इसको माइनस इसको करो अपॉन इसको माइनस इसको, यानी T2 माइनस T1 और T2 डैश माइनस T1 करेंगे, ठीक है। ये कंप्रेसर के लिए है। अब देखो याद यहाँ पे नहीं रखना है कि क्या होता है टेम्परेचर ऑन, बस यहाँ पे डिफरेंस आपको छोटा बड़ा कर देना है, ऊपर में छोटा वाला और नीचे में बड़ा वाला रखना है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या तो आप याद ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो वो भी सही है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा T2 डैश आ जाएगा, ओके। T2 डैश आ जाएगा। अगर आप यहाँ से T2 का वैल्यू निकालोगे तो T2 का वैल्यू जो आपका ये वाला वैल्यू आएगा वो आपका 418.86 केल्विन आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप T2 डैश निकालोगे तो वो 379.14 आएगा, ठीक है। ये T2 आएगा, और T2 डैश जो है इस वाले फार्मूला पे पुट करेंगे, और T1 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ ही है यहाँ पे 276, तो ये हमारा आ जाएगा 418.86, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा T2 डैश, ओके। और T3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 55 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो नो बड़ी यहाँ पे इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका 328 केल्विन। और सेम फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले T4 निकालेंगे एंड देन इसको, ठीक है। तो T4 इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा T3 1/RP, इसका मतलब 3, और ये हो जाएगा आपका 1.4 -1
अपॉन 1.4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम T4 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 239.63 केल्विन, ओके। और फिर आप यहाँ पे इफिशियंसी का फॉर्मूला रखो 0.78। इफिशियंसी है ऊपर में क्या रखेंगे हम, लेस वाला रखेंगे, ठीक है। और नीचे में जो बड़ा है टर्म वो, तो ये वाला डिफरेंस कम है और ये वाला डिफरेंस, सॉरी, ये वाला डिफरेंस आपका कम होगा और ये वाला डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कम वाला ऊपर में रखेंगे, यानी T3 माइनस T4 डैश को ऊपर रखेंगे और यहाँ से T3 माइनस T4 को जो है नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा T4 डैश का वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज T3 हमें पता है और T4 जो हमें अभी तुरंत निकाला है, ठीक है। यहाँ से हमारा T4 डैश का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 259.076 केल्विन, ठीक है। ये हमारा आ गया T4 डैश। अब देखो आपको सब कुछ पता है, जो जो आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, ठीक है। COP सबसे पहले निकालना है, तो COP आपका हो जाएगा ये डिजायर्ड इफेक्ट मतलब T4 डैश और ये माइनस इसको कर दो, ठीक है। COP 276 माइनस जो हमारा T4 डैश दिया हुआ है आया है 259.076, ठीक है। ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, इसी में हम CP से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी CP को मल्टीप्लाई करके हमें क्या कौन सा वर्क देना पड़ेगा, पहले ये वाला वर्क और माइनस में करना पड़ेगा ये वाला वर्क। तो T2 हमारा कितना आया था यहाँ पे, T2 डैश हमारा जो आया था 418.418.16 माइनस 276, और इसमें माइनस करना पड़ेगा हमें ये वाला टर्म को, ठीक है। T3 जो हमारा 328 आया था और यहाँ से जो आया है हमें 259.076, ठीक है। ये वाला ऐसे है, तो यहाँ से CP कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंपल कैलकुलेट करोगे तो आपका COP का जो वैल्यू आएगा 0.24 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये COP आएगा और उसके बाद मास फ्लो रेट सिंपल 3TR कर दो, 3 इंटू 3.51 इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमें ये मास फ्लो रेट ये कर देते हैं और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल CP 1.005 इंटू 276 माइनस T4 डैश का वैल्यू 239.63, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मास फ्लो रेट का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.584 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये मास फ्लो रेट आपका आ गया। और इसके बाद आप पावर कंजम्पशन निकालना चाहते हो तो सिंपल सा क्या करो, ये वर्क जो है यहाँ से आ जाएगा, ये वाला वर्क है और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा। वर्क का जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 42.9 किलोवाट, ठीक है। ये वर्क आ जाएगा आपका। तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है। इट इज डिजाइन टू मेक COP ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग बिटवीन -40°C एंड +40°C इज इक्वल टू 3.5। हमें COP दिया हुआ है किसी कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जिसका टेम्परेचर लिमिट जो है -40, मतलब यहाँ से आपका 233 केल्विन में हो गया और ये नीचे में ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। By changing the temperatures, decreases in higher temperature is equal to increases in lower temperature, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया है, और चेंजेस क्या किया है, लोअर टेम्परेचर में हमने कुछ ऐड कर दिया है और हाइयर टेम्परेचर में हमें कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, बट सेम अमाउंट में किया है, ठीक है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द न्यू टेम्परेचर के, हमारा COP यही रहेगा, 3.5 ही रहेगा। हमने बस किया क्या है कि T लोअर जो था उसमें कुछ ऐड कर दिया है, मतलब मान लेते हैं डेल T, और T हाइयर में हमने कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया है डेल T, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -T लोअर माइनस डेल T, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल क्या ले लेते हैं, TL प्लस इसको x ले लो और यहाँ से आपका TH माइनस TL माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 3.5 हो गया और TL का वैल्यू 233 है और ये x हो गया, और यहाँ से आपका TH माइनस TL 80 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा जो आएगा आपका 5.875, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। अब सिंपल जो है आप इसको TL में रख दो, ठीक है। न्यू TL क्या हो जाएगा, पहले TL था हमारा ये, अब न्यू TL हो जाएगा हमारा 233 प्लस
5.875, ये आपका हो जाएगा 238.875 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये वाला हो जाएगा आपका। और आपका टी हाइयर वाला में क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो। हाइयर क्या था हमारा 273 प्लस 40 माइनस 5.875, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 307.125। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। तो अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एयर कंडीशनिंग पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। पहले हम नॉर्मल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ऑल वाला होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ऑल, उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन रूम एयर कंडीशनिंग पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इट देन आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।